नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 12 के इतिहास विषय के पाठ 9 शासक और इतिवृत्त इसके 14वें भाग को समझ रहे हैं। और बच्चों, आज हम समझेंगे शाही नौकरशाही के बारे में। टॉपिक है भर्ती की प्रक्रिया तथा पद। तो किस प्रकार नौकरशाही जो उसके शाही जो दरबार था, मुग़ल दरबार, उसमें किस प्रकार जो कर्मचारी थे, है ना, और वे नियुक्त होते थे और उन्हें किस किस प्रकार का ओहदा, किस किस प्रकार का पद दिया जाता था, यह हम विस्तार से जानेंगे। मुग़ल इतिहास विशेषकर अकबरनामा ने साम्राज्य की ऐसी कल्पना दी जिसमें क्रिया और सत्ता लगभग पूरी तरह से एकमात्र बादशाह में निहित होती थी, जबकि शेष राज्य को बादशाह के आदेशों का अनुपालन करते हुए प्रदर्शित किया गया है। तो इस प्रकार जो शासक में ही निहित थी पूरी सत्ता और शासक के आदेशों को सभी को मानना होता था। मतलब शासन का जो केंद्र बिंदु था वह बादशाह ही होता था। मुग़ल राज्य का एक महत्वपूर्ण स्तंभ उसके अधिकारियों का दल था, जिसके बारे में हम इस भाग में पढ़ रहे हैं, जिसे इतिहास का सामूहिक रूप से अभिजात वर्ग कहते थे, क्योंकि ये सभी लोग धनी वर्ग के लोग होते थे, बड़े व्यापारी होते थे, है ना। तो इसीलिए इन्हें अभिजात वर्ग भी कहते हैं इतिहासकार। अभिजात वर्ग में भर्ती विभिन्न नृजातीय तथा धार्मिक समूह से होती थी। तो इसके बारे में पिछले भागों में बताया है कि वहाँ पर ईरानी, तुरानी, अफ़गानी और दक्षिण भारतीय, उत्तर भारतीय, तो इस प्रकार के अनेक नृजाति के और धार्मिक समुदायों के लोग भर्ती किए जाते थे। इससे यह सुनिश्चित हो जाता था कि कोई भी दल जो है वो इतना बड़ा ना हो कि वह राज्य की सत्ता को चुनौती दे सके। तो इस प्रकार जो है कोई भी दल, इतने सारे दल होते थे, इतनी सारी नृजातियाँ होती थी और इतने सारे धार्मिक समूह होते थे, तो क्या होता था कि ये हो जाता था कि वे आपस में एकजुट नहीं होंगे, क्योंकि अलग अलग विचारों के, अलग अलग धार्मिक धर्मों को मानने वाले लोग थे। तो ये जो है एकजुट नहीं होंगे और जो शासक की जो सत्ता है उसको चुनौती नहीं दे सकेंगे। तो इसीलिए अब मुग़ल अधिकारियों के जो अधिकारी वर्ग को गुलदस्ते के रूप में वर्णित किया जाता था, जो वफादारी से बादशाह के साथ जुड़े हुए थे। जिस प्रकार हम गुलदस्ते में फूल देखते हैं, विभिन्न रंगों के होते हैं, एक साथ मिला देते हैं तो वो कितना सुंदर दिखता है, तो उसी प्रकार उसके जो अधिकारी थे वो गुलदस्ते के एक एक फूल थे और इस प्रकार वे उस जो शासक का जो साम्राज्य था उसको सुंदर बनाते थे। साम्राज्य के निर्माण के आरंभिक चरण से ही तुरानी और ईरानी अभिजात अकबर की शाही सेवा में उपस्थित थे। तो शुरुआत से ही थे ये ईरानी, आपको पता है ये लोग तुरान जो है तुर्की थे, तुर्की भाषा जानते थे। बाबर, है ना, बाबर तुर्की भाषा ही तुर्की से था। तो इसीलिए जो है तुरानी और ईरानी शुरुआत से ही इनके दरबार में रहे, अभिजात वर्ग के लोग, और उसके बाद धीरे धीरे अन्य लोग उनके साम्राज्य में जुड़ते चले गए। इनमें कुछ हुमायूं के साथ भारत चले आए थे। आपको बताया था हुमायूं जो है फारस गया था जब शेरशाह सूरी से हार गया था। तो जब भारत जब वो वापस आया था, शेरशाह सूरी को उन्होंने हराया था, तो वो जो है उनके साथ भारत आ गए थे वे, और कुछ बाद में मुग़ल दरबार में आए थे। तो इस प्रकार बच्चों आगे है 1560 में से भारतीय मूल के दो शासकीय समूहों, एक तो राजपूतों और भारतीय मुसलमानों, है ना, उन्हें शेख ज़ादाओं कहते थे। शेख ज़ादे जो भारतीय मुसलमान थे उन्हें शेख ज़ादा कहते थे, ने शाही सेवा में प्रवेश किया। तो शाही सेवा में जो है राजपूत थे हमारे भारत के जो शासक, वे और
भारतीय जो मुसलमान थे उन्होंने। इनमें नियुक्त होने वाला प्रथम व्यक्ति एक राजपूत मुखिया आमेर का राजा भारमल कछवाहा था। उसकी पुत्री से अकबर का विवाह हुआ था। तो बच्चों जो है आमेर का 1 नंबर का प्रश्न, आमेर का राजा कौन था जिससे की पुत्री से अकबर का विवाह हुआ था? भारमल कछवाहा। तो ये एक प्रश्न आपके लिए है कि उस पुत्री का नाम क्या था। भारमल कछवाहा की जो पुत्री थी उसका नाम क्या है था, आप खुद सर्च करेंगे इसको। ठीक है बच्चों। अब जो है शिक्षा और लेखा शास्त्र की ओर झुकाव वाले हिंदू जातियों के सदस्यों को पदोन्नत किया था। तो इस प्रकार जो हिंदू जातियों के सदस्य थे जिनका झुकाव जो है शिक्षा की तरफ था, लेखा शास्त्र है ना, और वे अच्छे क्लर्क का काम करते थे है ना, गणित के हिसाब जोड़ना और शासक का जो जितने भी जो हिसाब से संबंधित जो कार्य था वह करने में रुचि रखते थे और माहिर थे उसमें, उन्हें भी उन्होंने अपने साम्राज्य में जो है महत्वपूर्ण पद दिए थे। इसका एक प्रसिद्ध उदाहरण अकबर का वित्त मंत्री जिसका नाम था टोडरमल, और जो कि खत्री जाति का था। तो वित्त मंत्री अकबर का कौन था? टोडरमल, जो कि खत्री जाति का था। और जहांगीर के शासनकाल में ईरानी जो लोग थे उनको उच्च पद प्राप्त हुआ था। जहांगीर की राजनीतिक रूप से प्रभावशाली रानी नूरजहां ईरानी थी। तो नूरजहां जो पत्नी थी जहांगीर की वह ईरान की थी। तो जब नूरजहां से उनका विवाह हुआ उसके बाद में ईरान से कई लोग भारत आए और उन्हें जहांगीर ने अपने दरबार में महत्वपूर्ण पद दिया। औरंगजेब ने राजपूतों को उच्च पदों पर नियुक्त किया। औरंगजेब ने भी किया था राजपूतों को नियुक्त, और साथ ही औरंगजेब के अधिकारियों का जो समूह था उसमें यह देखा गया कि जो मराठी लोग थे उनकी संख्या भी बहुत ज़्यादा थी। आगे बच्चों, सभी सरकारी अधिकारियों के दर्जों और पदों में 2 तरह के संख्या विषयक ओहदे होते थे। अब वो कौन कौन से थे? पहला था जात, जो कि शाही पदानुक्रम में अधिकारी मनसबदार के पद और वेतन का सूचक था, है ना। और जात जो था वो क्या था? मनसबदार के पद और वेतन का सूचक था। दूसरा था बच्चों सवार, है ना, और सवार यह सूचित करता था कि उससे सेवा में कितने घुड़सवार रखना अपेक्षित है। तो वह व्यक्ति जो है कितने घुड़सवार रखेगा, जब भी शासक को ज़रूरत हो तो शासक उन घुड़सवारों को अपनी सेना में युद्ध के लिए मंगाए। तो इसके लिए जात और दूसरा सवार। जात क्या था? पद और वेतन का सूचक था, और जो सवार था वो जो है कितने घुड़सवार जो है अपनी घुड़सवारों का दल अपने पास रखेगा, यह सूचित करता था। 17वीं शताब्दी में 1000 या उससे ऊपर जात वाले मनसबदार अभिजात, है ना, जिसे उमरा जो कि अमीर का बहुवचन है ना, कहे गए। तो 17वीं शताब्दी में 1000 या उससे ऊपर जात वाले मनसबदार जो थे वो अभिजात वर्ग वो रखे गए थे। अब जो है सैन्य अभियानों में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान रहता था। वो क्या रहता था? सैन्य अभियानों में ये अभिजात अपनी सेवाओं के साथ भाग लेते थे तथा प्रांतों में भी साम्राज्य के अधिकारियों के रूप में कार्य करते थे। प्रत्येक सैन्य कमांडर घुड़सवारों की भर्ती करता था, उन्हें हथियारों आदि से लैस करता था और उन्हें प्रशिक्षण देता था, उन्हें ट्रेनिंग देता था। किसकी? घुड़सवारों को ट्रेंड करता था, इस प्रकार युद्ध लड़ा जाए, इस प्रकार घोड़े पर जल्दी से चढ़ा जाए, इस प्रकार उतरा जाए और इस प्रकार वार किया जाए। तो इस प्रकार वे ये पूरा ट्रेनिंग उन्हें देते थे। अब जो है घुड़सवारी फौज मुग़ल फौज का अपरिहार्य अंग था।
तो मुग़ल जो फ़ौज थी उसमें घुड़सवारी जो है महत्वपूर्ण अंग था, और अच्छे और घुड़सवार होते थे जो कि फुर्तीले होते थे, और जो है युद्ध में उनको विजय हासिल दिलाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान होता था। घुड़सवार सिपाही शाही निशान से दागे गए उत्कृष्ट श्रेणी के घोड़े रखते थे। तो जो घोड़े होते थे उनमें क्या होता था, स्टैंपिंग होती थी। उनके पार्श्व भाग में जो है स्टैंप लगी होती थी, जिसमें अगर मान लो कभी कोई घोड़ा खो गया, कहीं चला गया, किसी ने चोरी कर लिया, तो इस तब भी वो मिल जाता है। तो इस स्टैंपिंग होती थी, दागे गए जो उत्कृष्ट श्रेणी के जो है घोड़े उनके पास होते थे, है ना। और निम्नतम ओहदे के अधिकारियों को छोड़कर बादशाह स्वयं सभी अधिकारियों के ओहदों, पदवियों और आधिकारिक नियुक्तियों के बदलाव का पुनरीक्षण करते थे। तो जो शासक है, जो नीचे श्रेणी के जो थे अधिकारी, उनको छोड़कर और अन्य जितने भी ओहदे थे, पद थे, उनके कार्यों की, उनकी पदोन्नति, उनकी नियुक्ति, इसका पूरा लेखा जोखा शासक स्वयं अपने पास रखते थे। मनसब प्रथा की शुरुआत करने वाले अकबर ने अपने अभिजात वर्ग के कुछ लोगों को शिष्य मुरीद की तरह मानते हुए उनके साथ आध्यात्मिक रिश्ते भी कायम किए। जैसा कि आपको भक्ति सूफी परंपरा में बच्चों बताया था, तो शिष्य जो है कि मुरीद कहलाता है। तो उसी प्रकार जिस प्रकार सूफी संत अपने शिष्य, अपने मुरीद से आध्यात्मिक रिश्ता रखता था, तो वैसे ही अकबर ने जो है अपने जो अभिजात वर्ग है उससे आध्यात्मिक रिश्ता, जिस प्रकार गुरु और शिष्य का रिश्ता होता है और वह अलौकिक होता है, बिल्कुल इस जो है अपने मन से जुड़ा होता है, तो वैसे ही अकबर ने अभिजात वर्ग से अपने मुरीदों की तरह उन्हें मानता था, शिष्यों की तरह मानता था, और उनसे इस प्रकार का गुरु और शिष्य का रिश्ता उसने कायम कर रखा था। आगे बच्चों, अभिजात वर्ग के सदस्यों के लिए शाही सेवा शक्ति, धन तथा उच्चतम प्रतिष्ठा प्राप्त करने का एक जरिया था। तो इस प्रकार जो है उच्चतम प्रतिष्ठा जो है अभिजात वर्ग प्राप्त करते थे, और उनको शाही सेवा में उनकी शक्ति बढ़ जाती थी, धन और प्रतिष्ठा में वृद्धि होती थी, इस प्रकार, है ना। और सेवा में आने की इच्छुक व्यक्ति एक अभिजात के जरिए याचिका देता था, जो बादशाह के सामने तजवीज़ प्रस्तुत करता था। तो कोई भी यदि इंटरेस्टेड होता था कि वो शाही सेना में अपनी सेवाएं देना चाहता है, ऊंचा पद प्राप्त करना चाहता है, तो वो जो है एक एप्लीकेशन, है ना, जरिया, जो याचिका ना, एक एप्लीकेशन देता था कि भाई मेरे को जो है शाही सेवा में जो है मौका दिया जाए कार्य करने का। और अगर याचिकाकर्ताओं को योग्य माना जाता था तो उसे मनसब प्रदान किया जाता, मनसबदार बना दिया जाता था, ठीक है ना। तो इसे तजवीज़ जो है एक रिक्वेस्ट थी एक तरह की, और जिससे कि वह यह करता था कि भाई मैं शाही सेना में अपना योगदान देना चाहता हूँ। तो इस प्रकार अगला है, पहला है कि भाई कुछ पद थे इसके, उनके बारे में है। पहला पद है मीर बख्शी, उच्चतम वेतनदाता वाला था यह पद का नाम है यह मीर बख्शी। खुले दरबार में बादशाह के दाईं ओर खड़ा होता था तथा नियुक्ति और पदोन्नति के साथ उम्मीदवारों को प्रस्तुत करता था। तो इस प्रकार ये जो आपको बताया था कि जितना भी शासक के निकट होता था वो उतना ही नज़दीक शासक के रहता था, दरबार में बैठता था, खड़ा होता था, अपनी बात को व्यक्त करता था। तो इस प्रकार जो मीर बख्शी जो है था एक महत्वपूर्ण पद था, जो कि दाईं ओर खड़ा होता था, और जबकि उसका जो कार्यालय था उसकी मोहर व हस्ताक्षर के साथ साथ बादशाह की मोहर व हस्ताक्षर वाले आदेश तैयार करता था। तो वह क्या था, अपनी मोहर होती थी और उसके साथ ही
हस्ताक्षर वाले जो आदेश देता था अपनी मोहर और अपनी हस्ताक्षर वाले आदेश जारी करता था, साथ ही शासक की जो मोहर और हस्ताक्षर वाले आदेश भी वही तैयार करता था। तो ये महत्वपूर्ण पद था। इसके अलावा दो अन्य पद थे। पहला था मीर बख्शी बताया, और वो महत्वपूर्ण प्रथम पद था। और अगले जो है दो अन्य महत्वपूर्ण मंत्री थे, वो कौन से थे? पहला था दीवान ए आला, जो कि वित्त मंत्री था, जिसे दीवान ए आला कहते थे। और दूसरा था सद्र उस सुदूर, जिसे मदद ए माशा भी कहते थे। और यह अनुदान वाला मंत्री था। जब भी कोई बाढ़, अकाल, कुछ जो महामारी वो आ जाती थी तो जो अनुदान देते थे तो वह वाला मंत्री था, वही निश्चित करता था और शासक को सलाह कर देता था इस बारे में। और प्रशासनिक न्यायालयों अथवा काजियों की भी नियुक्ति का वह प्रभारी था। तो ये तीनों मंत्री कभी कभी इकट्ठे एक सलाहकार इकाई के रूप में काम करते थे, लेकिन वे एक दूसरे से स्वतंत्र थे। तो ये तीनों जो है एक साथ भी काम करते थे जब महत्वपूर्ण कोई बात होती थी, कोई मसला होता था, और वैसे वे अपने अपने कार्यों को स्वतंत्रतापूर्वक देखते थे। तो पहला था मीर बख्शी, दूसरा था दीवाने आला और तीसरा था सद्र उस सुदूर। तो इस प्रकार ये तीन थे। अकबर ने इन तथा अन्य सलाहकारों के साथ मिलकर साम्राज्य की प्रशासनिक, राजकोषीय और मौद्रिक संस्थाओं को आकार प्रदान किया था। तो इस प्रकार अकबर ने जो ये अपने सलाहकार मंडली तैयार की थी, है ना, और इसमें धनी वर्ग के लोग, अभिजात वर्ग जिन्हें कहते हैं, वे लोग, और जो उसके सलाहकार थे, इन सब से उसने जो है प्रशासनिक और राजकोषीय और मौद्रिक संस्थाओं को एक ढांचा प्रदान किया था। दरबार में नियुक्त तैनात ए रकाब अभिजातों का एक ऐसा सुरक्षित दल था जिसे किसी भी प्रांत या सैन्य अभियान में प्रतिनियुक्ति किया जा सकता था। वे प्रतिदिन 2 बार सुबह व शाम को सार्वजनिक सभा भवन में बादशाह के प्रति आत्मनिवेदन करने के कर्तव्य से बंधे हुए थे। तो इस प्रकार पहले आप पिछले भागों में बच्चों बताया था आत्मनिवेदन, तो जो अभिवादन के जो तरीके थे उसके वो करते थे, वो शुरुआत सुबह भी करते थे और शाम को भी। इस प्रकार सार्वजनिक सभा भवन कौन था? दीवाने आम, वहाँ पर वे प्रस्तुत होते थे और आत्मनिवेदन करते थे। और साथ ही सबसे मुख्य कार्य, वे दिन रात बादशाह और उसके घराने की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उठाते थे। कहीं उन्हें कोई आँच ना आ जाए, कहीं कोई राजकुमार को, कहीं राजकुमारी को और बादशाह को और उसके परिवार के महत्वपूर्ण सदस्यों को कोई भी नुकसान न पहुँचे, इसकी जिम्मेदारी भी उसके सभी प्रशासनिक अधिकारियों की होती थी। तो बच्चों आज का भाग समाप्त हुआ। अब गृह कार्य देख लेते हैं। गृह कार्य है आज का मुगल शासन में नौकरशाही की भर्ती की प्रक्रिया तथा उनके पदों के बारे में आपको विस्तार से लिखना है। आप 2 बार इसको समझेंगे और उसके बाद में अपने शब्दों में लिखेंगे। तो बच्चों आज का भाग समाप्त हुआ। अगले भाग में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।